नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। भारत का दुश्मन पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत के पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल को उकसा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ नेपाल की मदद भी कर रहे हैं। हाल ही में बिहार सीतामढ़ी नक्शा विवाद को लेकर नेपाल और भारत के बीच तनाव बढ़ा। शुक्रवार को एपीएफ के द्वारा फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को सीमा से घसीटकर नेपाल ले जाकर 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी पैदा हो गई है। नेपाल से 254 किलोमीटर का सीमा लगती है और 3 जनपद और सीमा पर पहले से ही अधिसार को पता कि तैनात रहती है और नेपाल की एपीएफ रहती है। दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य तालमेल रहता है। दोनों मिलजुल के काम करते हैं। नेपाल की एपीएफ और हमारी एसएसबी का बहुत अच्छा तालमेल है और सीमा पर होने वाले अंदर भी अपराध को सभी रोकते हैं। साथ में हमारी जो जनपद पुलिस है ये भी एक तालमेल बनाए रहती है और किसी भी तरह का कोई अपराध या तस्करी जैसे प्रकरण आते हैं तो वो काम करते हैं। लखनऊ में सीडीआरआई ने कोरोना की काट ढूंढने का दावा किया है। चीन और रूस में इस्तेमाल हो रही बेहद कारगर एंटीवायरल दवा उमीफेनोविर दवा के देसी वर्जन के लिए सीडीआरआई ने प्रोसेस टेक्नोलॉजी विकसित की है। दवा को भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर की हरी झंडी भी मिल गई है। लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों में इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल जल्द ही शुरू किया जाएगा। कोरोना का इलाज ढूंढने में भारत के चिकित्सक और वैज्ञानिक पूरी शिद्दत से जुटे हैं। हाल में लखनऊ के केजीएमयू ने बीसीजी टीके पर रिसर्च की कवायद शुरू की है। कई संस्थानों से समझौता करके केजीएमयू कई प्रकार के शोध कोरोना को लेकर कर रहा है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीडीआरआई ने भी कोरोना को लेकर उमीफेनोविर दवा की देसी टेक्निक विकसित की है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सीडीआरआई ने इस दवा पर काम शुरू किया था। ये दवा फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है। जल्द ही इस दवा के तीसरे चरण पर ट्रायल शुरू होगा। सीडीआरआई को उमीफेनोविर दवा के निर्माण व ट्रायल के लिए भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर से अनुमति भी मिल गई है। कोरोना का इलाज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। इस लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य के मेडिकल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस भी अपना प्रयास शिद्दत से कर रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बाद अब कोविड-19 के मरीजों पर उमीफेनोविर दवा के परिणाम किसी चमत्कार से कम नहीं है। खास बात यह है कि सीडीआरआई ने इस दवा की देसी तकनीक हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। निश्चित तौर पर अगले कुछ महीनों में सीडीआरआई की इस दवा के अच्छे परिणाम भी आने की उम्मीद है। सीडीआरआई के डायरेक्टर प्रोफेसर तपस कुंडू ने बताया कि एंटीवायरल दवा उमीफेनोविर वर्तमान में रूस और चाइना में इन्फ्लुएंजा के इलाज में प्रयोग की जाती है। कोरोना वायरस पर इसे काफी प्रभावी पाया गया है। 2 महीने के अंदर दवा से जुड़े जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे। लखनऊ में केजीएमयू, लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उमीफेनोविर दवा के क्लिनिकल ट्रायल किए जाएंगे। दरअसल इस दवा का इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा में होता है। कोरोना मरीज पर उमीफेनोविर दवा के असर को देखते हुए सीडीआरआई ने इसके निर्माण टेक्निक का लाइसेंस गोवा की मेडिजेस्ट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। कोरोना की काट ढूंढने में जुटे सीडीआरआई के वैज्ञानिकों ने मरीजों पर असर जांचने के लिए 130 दवाओं की जांच की, जिसमें 30 दवाओं का असर सबसे ज्यादा नजर आया। इन्हीं दवाओं में सबसे कारगर उमीफेनोविर दवा निकली। फिलहाल भारत को इस दवा के जरिए कोरोना के खिलाफ नया हथियार मिलने की पूरी उम्मीद है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पहले भी तमाम दवाओं की कारगर खोज की थी। अब दुनिया जिस वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रही है, उसका इलाज अगर सीडीआरआई से निकलता है तो न सिर्फ लखनऊ और उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत का लोहा दुनिया मानने को मजबूर हो जाएगी। हालांकि इससे पहले ये भी खबर आई थी कि सीडीआरआई ने संतरे के छिलके से कोरोना की दवा तैयार की है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल केजीएमयू में होना है। केजीएमयू खुद भी कोरोना की काट के लिए तमाम तरह के नए प्रयोग कर रहा है, लेकिन उमीफेनोविर दवा का क्लिनिकल ट्रायल अगर केजीएमयू समेत तमाम अस्पतालों में सफल होता है तो निश्चित तौर पर भारत में इस दवा के जरिए
बड़ा निवेश भी आएगा। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी के बिजली महकमे में चीन से अरबों के बिजली उपकरणों की खरीद हो रही है। पूरा खेल देश की बिजली कंपनियों के संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL के जरिए हो रहा है, जबकि EESL लगातार घटिया चाइनीज स्मार्ट मीटर और LED बल्ब की आपूर्ति कर रहा है। सीमा पर चीन के धोखे से भारत के 20 सैनिकों की शहादत हो गई। पूरा देश चीनी सामानों का बहिष्कार करने पर आमादा है। फिर भी भारत सरकार का उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL चीनी कंपनियों को बेहिसाब ठेके बिजली के क्षेत्र में दे रहा है। EESL ने देश भर के करीब 30 करोड़ से ज्यादा LED बल्बों की आपूर्ति की थी। बिजली बचत के नाम पर 38 राज्यों में चीनी कंपनियों से घटिया LED बल्बों की खेप भिजवाई गई, जिसमें से अधिकांश खराब निकले। एक उपभोक्ता के घर पर अगर 10 बल्बों की आपूर्ति हुई तो करीब 40% घटिया निकले थे। लेकिन फिर भी राज्य सरकार और खुद केंद्र ने सिर्फ इसलिए EESL के घोटाले की जांच नहीं कराई क्योंकि ये बिजली कंपनियों का संयुक्त उद्यम है। जांच के घेरे में कई अफसरों की गर्दन फंसती। EESL में IAS अफसरों का ही राज चलता है। उत्तर प्रदेश में IAS अफसरों को अरबों के ठेके कुछ अधिक ही लुभा रहे हैं। फिर चाहे वो लैकफेड, पैकफेड और CNDS जैसी दागी संस्थाओं को दिए जाएं या फिर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज जैसी संस्थाओं को। दरअसल ऊर्जा संरक्षण के नाम पर चाइनीज कंपनियों को अरबों के बिजली उपकरणों के ठेके प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसे महत्वाकांक्षी सपनों को भी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बिजली बचत का सपना दिखाकर EESL के जरिए करोड़ों घटिया LED बल्बों की आपूर्ति चीनी कंपनियों से कराई गई, जिसकी पूरी जानकारी पावर कॉर्पोरेशन को। फिर भी कोई जांच अफसरों ने नहीं कराई, बल्कि मेहरबानी दिखाते हुए EESL के जरिए करोड़ों घटिया स्मार्ट मीटरों की खरीद कराई गई। इसकी आपूर्ति भी चीनी कंपनियों से ही कराई गई। अब खुलासा हो रहा है कि स्मार्ट मीटरों की निर्माता चीनी कंपनियों ने दस्तावेजों में भी खूब हेराफेरी की। प्रदेश के लिए खरीदे गए स्मार्ट मीटर इंडोनेशिया के नहीं बल्कि चीनी कंपनियों के हैं। चीन की कंपनी हैकिंस इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड ने PT हैकिंस के नाम से इंडोनेशिया में कंपनी खोल रखी है। इंडोनेशिया के नाम पर यह कंपनी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेकर ऐसे बड़े टेंडरों को हथियाती आई है। EESL ने ही इंडोनेशिया कंपनी से मीटर खरीदे हैं। इससे पहले लेसा ने लखनऊ में चाइनीज मीटर लगाए थे जो इतने घटिया निकले कि बाद में इन्हें उतारना पड़ा था। इस कंपनी को हजारों स्मार्ट मीटर का ऑर्डर बिजली महकमे ने सिर्फ लखनऊ में ही दिया था। EESL के घोटाले के तार पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। EESL ये संस्था न सिर्फ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को चाइनीज कंपनियों के जरिए भारी चपत लगा रही है, बल्कि नगर विकास विभाग को भी EESL ने घटिया LED लाइट्स के जरिए करोड़ों की चोट पहुंचाई है। सिर्फ पूर्व प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह के कार्यकाल की जांच हो जाए तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब EESL की जांच कराने को नौकरशाही तैयार नहीं है, बल्कि जिस चाइनीज कंपनियों की खिलाफत पूरा देश कर रहा है, उनको ही कमीशन खोरी के वास्ते उत्तर प्रदेश में करोड़ों के ठेके देने पर आमादा है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लॉकडाउन के दौरान कामगारों को ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच उठे सियासी बस विवाद के बाद गिरफ्तार किए गए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू 28 दिन बाद बुधवार शाम गोसाईगंज स्थित जिला जेल से रिहा हो गए। 21 मई से जेल में निरुद्ध अजय कुमार लल्लू को मंगलवार को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जेल से निकलकर उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। लॉकडाउन के दौरान बस विवाद के बाद गिरफ्तार किए गए यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू 28 दिन बाद जेल से रिहा हो गए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दोपहर से ही जेल पहुंचने लगे थे। शाम करीब 7:15 बजे लल्लू को अन्य बंदियों के साथ रिहा किया गया। बाहर आकर उन्होंने कहा, मुकदमे राजनीति में इनाम होते हैं। मुख्यमंत्री डरे हुए
शोषित वंचितों की आवाज सुनना नहीं चाहते। मजदूरों की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया था। हम सहयोग करना चाहते थे सरकार का। अगर बसें देना चाहते थे तो उससे मजदूर अपने घरों को आता। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, न डरे हैं न डरेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे। हम लड़े हैं और लड़ेंगे। शोषित वंचितों की आवाज, मजदूर श्रमिकों की आवाज को निरंतर उठाते रहने का काम करेंगे। जेल की दीवारें हमारे मजबूत इरादों को नहीं रोक सकती। अगर शोषित वंचित दलित पिछड़े और मजदूरों के लिए अजय लल्लू को एक बार नहीं 1000 भी जेल जाना पड़े, अजय लल्लू का कदम कभी पीछे नहीं हटेगा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंह, कांग्रेस सेवा दल के मध्य जोन अध्यक्ष राजेश सिंह आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि लॉकडाउन में जब दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिक कामगारों ने उत्तर प्रदेश लौटना शुरू किया तो राजनीति गरमाई और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने सरकार की व्यवस्था को नाकाफी बताते हुए 1000 बसें पार्टी की ओर से देने की पेशकश की। इस पर सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रियंका वाड्रा के निजी सचिव संदीप सिंह को पत्र लिखकर बसों की सूची और ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहा। कांग्रेस द्वारा दी गई सूची के परीक्षण में बसों के नाम से कई वाहन संख्या ऑटो रिक्शा स्कूटर कार आदि के निकले। इस पर सरकार ने बसें लेने से मना कर दिया, जिसके बाद अजय कुमार लल्लू वाहनों को लेकर यूपी राजस्थान बॉर्डर पर पहुंच गए, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। फिलहाल 28 दिन बाद अजय कुमार लल्लू रिहा हो गए। चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। लोग चीन को करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया और चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। कांग्रेस विधान दल के नेता दीपक सिंह ने कहा कि फिर समय आ गया है कि दुश्मन देश चीन की हर वस्तु का विरोध किया जाए और अपनी जीवन शैली से उसे हटा दिया जाए। गांधी जी के मार्ग पर चलने का फैसला लिया जाए। सरकार चीन के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। आज कांग्रेस पार्टी की मांग है कि हमारे जो स्वदेशी सामान है हम उनका उपयोग करेंगे, जो हमारे मित्र देश है हम उनका उपयोग करेंगे। दुश्मन देश जो हमें हमेशा चलता है, हमारे सम्मान और स्वाभिमान को करता है, हम उसका परमानेंट बहिष्कार करेंगे। वक्त है एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चीन की सीमा पर कायराना हरकत से पूरा देश आक्रोशित है। चीनी कंपनियों को मिले हजारों करोड़ के ठेके रद्द करने की मांग उठी है। रेलवे ने दिल्ली मेरठ के बीच बनने वाली मेट्रो का 5000 करोड़ रुपए का ठेका चीनी कंपनी को दिया है। विपक्ष इस ठेके को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। हालांकि रेलवे ने आज ही चीनी कंपनी को मिले कानपुर के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे सेक्शन के अरबों रुपए के ठेके को निरस्त भी किया है। देश भर के कलाकारों से चीनी उत्पादों और कंपनियों का प्रचार न करने की अपील की जा रही है। चीन की कायराना हरकत ने भारत के 15 जवानों को शहीद किया, जिसके बाद पूरा देश चीन के खिलाफ उतर आया है और पूरे देश में सरकारों से चाइनीज कंपनियों को जहां जहां ठेके मिले हैं वो निरस्त करने की मांग तेजी से उठ रही है। इसी बीच मोदी सरकार के रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है और कानपुर के दीनदयाल रेलवे सेक्शन का ठेका बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप से छीन लिया गया है। ये ठेका तकरीबन 471 करोड़ का था, जिसमें 417 किलोमीटर लंबे रेलवे सेक्शन में सिग्नल और कम्युनिकेशन का काम बीजिंग की इस कंपनी को करना था। चूंकि 2016 में ठेका मिला था और 2016 से 4 साल बीतने को आए, अभी तक चाइनीज कंपनी ने महज 20% काम किया, जिसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी निभा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया, जो कि रेलवे मंत्रालय का एक उपक्रम है, उसने इस ठेके को निरस्त कर चीन के समक्ष एक बड़ी चुनौती भी रखी है। हालांकि इसी बीच दिल्ली मेरठ मेट्रो रेल का जो ठेका है उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी सरकार ने 12 जून को तकरीबन 1100 करोड़ से ज़्यादा का ठेका शंघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया है, जबकि इस ठेके की रेस में L&T समेत तमाम बड़ी भारतीय कंपनियां भी थीं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए सवाल उठाए हैं कि आखिर जब चीनी कंपनियों को चीन को भारत को सबक देना चाहिए तो आखिर चीनी कंपनियों को इतने बड़े बड़े ठेके क्यों दिए जा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है भारत इन कंपनियों के आगे कहीं घुटने तो नहीं टेक रहा। साफ तौर पे एनसीपी ने भी मोदी सरकार पे सवाल खड़े किए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर अभियान कहाँ गया। पूरे देश में चाइनीज़ कंपनियों को जो ठेके और जो सामानों की आपूर्ति चाइनीज़ कंपनियां करती हैं उसके खिलाफ आम जनता से लेकर नेता तक मुखर हैं। खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मोदी सरकार से मांग की है कि दिल्ली मेरठ मेट्रो रेल का जो ठेका शंघाई टनल कॉरपोरेशन को दिया गया है, तकरीबन 1126 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा ठेका है, इसको तत्काल निरस्त किया जाए। यहाँ पर तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबा जो सेक्शन का काम होना है उसमें पूरा सिग्नल और कम्युनिकेशन का पूरा काम इस चाइनीज़ कंपनी को करना है। हालांकि एनसीपी के ये भी आरोप है कि ये पूरा ठेका तकरीबन 5000 करोड़ का है, जिसमें 3 चाइनीज़ कंपनियों को ये ठेका दिया गया है। साफ तौर पे मोदी सरकार कटघरे में है और सरकार में बैठे जो बड़े अफसर, नेता और जो पूरी सरकार है वो ये सोच रही है आखिर पूरे देश में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बड़े बड़े हज़ारों करोड़ के, उसमें तमाम चाइनीज़ कंपनियां भी काम कर रही हैं। ऐसे में सरकार के समक्ष एक बड़ी उलझन है कि आखिर इतने बड़े ठेके जो इतने सालों से चल रहे हैं उनको किस आधार पर निरस्त किया जाए। लेकिन आम जनता जिसके वोटों के आधार पर, बहुमत के आधार पर मोदी सरकार सत्ता में आई है, उसके समक्ष भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जल्द ही अगर ठेके चाइनीज़ कंपनियों के निरस्त नहीं किए गए या जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स भारत सरकार और राज्य सरकारों के हैं उनको अगर चाइनीज़ कंपनियों को रेस से बाहर नहीं किया गया तो आम जनता और तमाम लोगों का आक्रोश भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि पूरे देश में चाइना के खिलाफ प्रदर्शन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। चाइनीज़ उत्पादों को जलाया जा रहा है। चाइनीज़ उत्पादों का प्रचार प्रसार करने से भारतीय अभिनेताओं और कलाकारों को व्यापारी जगत साफ तौर पे मना कर रहा है। चाइना की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने के लिए भारत से मांग की जा रही है, और अगर भारत चाइनीज़ उत्पादों पर रोक लगाता है तो निश्चित तौर पर ड्रैगन के लिए न सिर्फ एक बड़ा सबक होगा बल्कि उनकी कंपनियों को हज़ारों करोड़ की बड़ी चोट भी पहुंचेगी। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को मोमबत्ती जलाकर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। सपा नेताओं ने शहीदों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत सरकार बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, लेकिन सांप से दोस्ती नहीं की जा सकती। सांप का काम है काटना, उसे दूध पिलाने से काम नहीं होगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। हम सरकार से अपील करते हैं कि आज वक्त है चीन को सबक सिखाने का और मुंहतोड़ जवाब देने का। कि भारत बार बार हमारी सरकार मित्रता का हाथ बढ़ा रही है, लेकिन हम जब सांप से दोस्ती करेंगे, सांप का स्वभाव है काटना, उसे दूध पिलाने से काम नहीं चलेगा, उसे मुंहतोड़ जवाब देने का आज वक्त है। आप देखें समय समय पर हमारे जवानों को प्रताड़ित करता रहता, कुछ हमारा भूभाग्य भी चीन ने दबा लिया है, और कल झड़पों में हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। हम श्रद्धांजलि देते हैं अपने जवानों को और सरकार से अनुरोध करते हैं कि वक्त है मुंहतोड़ जवाब देने का। हम अपनी सुई की नोक के बराबर अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, चाहे भारत का बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाए, लेकिन हम
किसी को अपनी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे। आज वक्त है चीन को सबक सिखाने का। जनपद मथुरा के नेशनल हाईवे 2 पर पन्ना मध्य प्रदेश जा रही रोडवेज बस में एक महिला यात्री ने बेटे को जन्म दिया। महिला के प्रसव पीड़ा की सूचना मिलते ही बस को रोक दिया गया और महिला कोंसी कला के पास NH2 पर उतर गई। इस दौरान सड़क के किनारे महिला ने बेटे को जन्म दिया। महिला के प्रसव की सूचना पर आसपास की महिलाएं आईं और कपड़े की चार दीवार बनाकर सुरक्षित प्रसव कराया। पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और महिला और नवजात शिशु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोसी कला में भर्ती कराया, जहां चिकित्सा कर्मियों ने जच्चा बच्चा को एम्बुलेंस से उतारकर वार्ड में पहुंचाया। बताया गया है कि मध्य प्रदेश जनपद के पन्ना शहर से कुछ मजदूर रेवाड़ी हरियाणा में मजदूरी करते हैं। अनलॉक 1 में पन्ना शहर के निवासी विकास कुमार अपनी पत्नी ज्योति और 3 साल की बेटी के साथ रेवाड़ी से मध्य प्रदेश जाने वाली बस में बैठ गए थे। पप्पू ढाबा है बढ़न गेट पर, वहाँ पर मिले और रोड पर यहाँ उतारे गए थे। हम पहुँचे जब तक डिलीवरी हो चुकी थी। अच्छा, उसके बाद हम ले आए, हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पीड़िता ने जहर खा लिया। जैतीपुर में एक ब्लॉक प्रमुख के बेटे पर दूसरी शादी का आरोप लगाने वाली युवती ने आत्महत्या की चेतावनी दी थी। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई थी, जिसमें थाना गड़िया रंगीन पुलिस द्वारा पीड़िता की तहरीर पर ब्लॉक प्रमुख राजकुमार सिंह, उनकी पत्नी, 2 पुत्रियों पर और 3 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया गया। वहीं युवती के पति अश्वनी सिंह के द्वारा बदायूं जनपद के अलापुर की युवती से कन्नौज में दूसरी शादी करने की बात सामने आ रही है, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया। जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो उसे नजदीकी CSC सेंटर में भर्ती कराया गया। हालांकि हालत गंभीर होने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हम लोगों से जबरदस्ती लिखवा लिया था, हम लोग लिखने को तैयार नहीं थे, हमसे जबरदस्ती लिखवा लिया गया ताकि हम आत्मदाह नहीं करेंगे। प्रेशर बना के हम लोगों से जबरदस्ती लिखवा लिया। हमारी बात ये प्रमुख ब्लॉक प्रमुख राजकुमार सिंह, उन्होंने जहर दे दिया। उनकी 2 लड़कियां राजी और स्वाति किरण सिंह, हमारी बहन की मौत की जिम्मेदार पुलिस होगी, सत्ता पक्ष विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस होंगे। संभल में खेत में अटखेलियां करता सांपों का जोड़ा नजर आया। लंबे लंबे सांपों का जोड़ा काफी देर तक अटखेलियां करता रहा, जिसे देखकर लोग सहम भी गए। सांपों के अटखेलियों की तस्वीर संभल के गुन्नौर थाना के गांव फरीदपुर में सामने आई, जहां कल्लू के खेत में सांपों का जोड़ा अटखेलियां कर रहा था। सांप का जोड़ा खेत में काफी देर तक अटखेलियां करता रहा। लंबे लंबे सांप और उनकी बेखौफ अटखेलियों से लोग डरे भी। इस बीच किसी ने जोड़े से दूर रहकर वीडियो भी बनाया और वायरल कर दिया। अलबत्ता सांपों के जोड़े से खेतों पर काम करने वाले लोगों में दहशत अभी भी बनी है। लखीमपुर खीरी के कस्बा मैगलगंज में मुख्य चौराहे पर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से लद्दाख और गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीद सैनिकों के परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना भी की। इसके बाद चीन का पुतला जलाकर सरकार से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करने और स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा भी दी। भारत चीन बॉर्डर पे जो हुआ खूनी संघर्ष, खूनी झड़प जो हुई, चिंपिंग की साजिश हमारे सैनिकों के साथ, हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए। और हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरजोर इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देंगे चाइना को। भारत माता की जय, भारत माता की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।